नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 3 के बारे में। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम समझ लेते हैं ताकि हमारे को प्रश्नावली को समझने में कोई समस्या नहीं हो। तो इसको पढ़ने से पहले हमारे को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो सरल आकृति क्या होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर 2-3 आकृति बनाता हूँ। एक मैंने ये आकृति यहाँ पर बनाई है, इसके अलावा एक मैं ये आकृति बना देता हूँ और एक ये आकृति बना देता हूँ, और फिर हम समझते हैं सरल आकृति क्या होती है। तो ऐसी आकृति जिसके ऊपर पेंसिल को रख के चलाने पर, अब इस आकृति पर मैं पेंसिल को रख के चला रहा हूँ, तो इस पेंसिल पूरी आकृति पर चलाने पर ना तो मैंने पेंसिल को उठाया है और ना इसने आपस में काटा है। तो ऐसी आकृति जिस पर पेंसिल को रख के चलाने पर ना तो पेंसिल को उठाना पड़े और ना ही वो आपस में काटे। जैसे ये अगर करें तो यूँ चला करके इधर आकर के इधर चले गए, तो यहाँ पर इसने काट दिया, लेकिन इसने ना तो काटा है ना पेंसिल को उठाया है। तो ऐसी आकृति जिस पर पेंसिल को रख के चलाने पर, पेंसिल को पूरी आकृति पर घुमाने पर ना तो उठाना पड़े ना वो आपस में काटे, उसे हम सरल आकृति कहते हैं। तो ये कैसी आकृति है? सरल आकृति। अब इस पे देखें तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और वापस अपन इधर आगे कहीं भी पेंसिल को नहीं उठाया, ना ही इसने काटा। तो ये कैसी आकृति है? सरल आकृति। और इसी प्रकार ये भी कैसी हो जाएगी? सरल आकृति। लेकिन इनमें क्या अंतर है? अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक वापस नहीं पहुँचे, और इस आकृति में वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुँच जाते हैं। जिसमें नहीं पहुँचते हैं वो आकृतियाँ जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं खुली आकृतियाँ, और जिसमें वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुँच जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बंद आकृतियाँ। तो सरल आकृति कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? खुली आकृति और बंद आकृति, यानी सरल खुली आकृति और सरल बंद आकृति। ये तो थी सरल आकृतियाँ। अब हम पढ़ते हैं बहुभुज के बारे में। बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाएं, लेकिन कितनी भुजाएं इसके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं, चलो हमारे पास ये एक भुजा है, क्या इससे हम कोई बंद आकृति बना सकते हैं? तो बंद आकृति से नहीं बन सकती। फिर हमारे पास में एक भुजा और आ जाती है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या कोई बंद आकृति बन पा रही है? तो यहाँ पर बंद आकृति नहीं बन पा रही है। अगर हमारे पास तीसरी भुजा और आ जाए तो हम एक बंद आकृति को बना सकते हैं। तो कोई भी बंद आकृति बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी भुजाओं की ज़रूरत पड़ती है? 3 भुजाओं की। तो कम से कम 3 भुजाएं। ज़्यादा कितनी हो सकती हैं? ज़्यादा तो कोई गिनती नहीं है, अनंत तक हो सकती हैं। तो बहुभुज किसे कहेंगे? 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति। सरल बंद आकृति हमने पढ़ा है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। जैसे कुछ आकृति बनाते हैं, यहाँ पर ये 3 भुजाओं से घिरी है, ये 4 भुजाओं से घिरी है, ये 5 भुजाओं से घिरी है और ये 6 भुजाओं से घिरी है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बहुभुज हैं। लेकिन भुजाओं के आधार पर इनके नाम क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? अगर ये 3 भुजाओं से घिरी है तो इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी? 3 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर इसमें 4 भुजाएं हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? 4 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं, तो ये क्या हो जाएगा? पंचभुज। क्या हो जाएगा? पंचभुज। यानी 5 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं? पंचभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं, तो 6 भुजाएं, तो इसका क्या हो जाएगा? षटभुज। क्या हो जाएगा? षटभुज। यानी 6 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को षटभुज कहते हैं। फिर आता है हमारा, ये हो गए बहुभुज, यानी ये सभी बहुभुज ही हैं। अगर भुजाओं के आधार पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। फिर आता है समबहुभुज। तो बहुभुज का ही एक प्रकार बताया हमारे को, समबहुभुज। ये समबहुभुज क्या होता है? जब ये तीनों भुजाएं, जैसे त्रिभुज है, ये भुजाएं अगर बराबर हैं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी
5 सेंटीमीटर है। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये कहलाता है समबाहुभुज। अब अगर ये त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका नाम हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, त्रिभुज त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान। अगर इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि ये चतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका नाम हो जाएगा सम चतुर्भुज। सम यानी समान, चतुर यानी चार भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। अगर इसकी भी ये जो भुजाएं हैं ये बराबर हों तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सम पंचभुज। यानी कि इसकी पांचों भुजाएं बराबर हैं, और अगर पांचों भुजाएं बराबर हैं तो ध्यान रहे कि पांचों कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगर इसकी छः की छः भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसका मतलब सभी समान हैं, तो क्या लगा देंगे, सम यानी समान, सट यानी छः, भुज यानी भुजाएं। तो ऐसा सट भुज जिसकी सबकी सब भुजाएं बराबर हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, समसट भुज। तो ये होता हमारा समबाहुभुज। अब समबाहुभुज में क्या है, बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो ध्यान रखिए, चाहे समबाहुभुज हो चाहे बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के अंदर बाह्य जो कोण होते हैं उनका योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो बाहरी जो कोण होते हैं उनका हमेशा जो योग होगा कोणों का वो कितना होगा, 360 डिग्री। जैसे ये है, इसका ये बाहरी कोण हो गया, इधर आए तो ये बाहरी कोण हो गया, इधर आए तो ये बाहरी कोण आ गया, इधर आए तो ये। तो इन सब को जब योग करेंगे तो हमारा हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री। त्रिभुज में करेंगे तो ये इसका बाहरी कोण हो गया, इधर ये बाहरी कोण हो गया, इधर ये बाहरी कोण हो गया। तो बाहरी कोणों का योग कोई भी बहुभुज हो उसका हमेशा फिक्स है, वो कितना है, 360 डिग्री। तो ध्यान रहे, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। फिर अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग फिक्स नहीं है, हर बहुभुज का अंत सम बहुभुज के अंतः कोणों का योग अलग अलग होता है। उसको निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, कोष्टक में n-2 और गुणे में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो अंतः कोणों को ज्ञात करने का, अंतः कोणों के योग को ज्ञात करने का सूत्र अपने पास ये होता है। जैसे हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो जो n है यहाँ पर भुजाओं की संख्या। n क्या चीज़ होती है, भुजाओं की संख्या। अब n, इसमें त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, n की जगह रख देंगे 3 -2 और गुणे में 180। 3 में से 2 घटाई कितना बचा, 1 गुणा 180, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो n की जगह पर इस बार क्या रख देंगे, कितनी भुजाएं हैं, 4 हैं, तो n की जगह पर रख देंगे अपन 4। तो n की जगह पे 4 रखा, -2 गुणा 180, 4 में से 2 घटाई कितना बचा, 2 बचा, 180 के 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इसी प्रकार हमारे को अगर पंचभुज का पूछ ले कि पंचभुज के सम पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करो, तो n की जगह पर कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। 5 में से कितने घटाएंगे, 2, कितना बचा, 3। अगर इसको करेंगे तो 180 को कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 540 डिग्री। तो अंतः कोणों को ज्ञात करने का अपने पास में ये फॉर्मूला होता है। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे हम देखते हैं कि जो बहुभुज जो होते हैं वो उत्तल और अवतल कैसे होते हैं। देखो मैं आपके सामने एक बहुभुज बनाता हूँ, ये आपको एक बहुभुज दिख रहा है, एक आपके सामने ये बहुभुज दिख रहा है। बहुभुज का मतलब कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 2, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। और एक मैं यहाँ पर बहुभुज बना देता हूँ, ये वाला देखो ये। अब इनमें आपको अंतर नज़र आ रहा है, इसमें भी 5 भुजाएं हैं, इसमें 6 भुजाएं हैं और इसमें कितनी हैं, 5 भुजाएं हैं। अब इसमें क्या है कि सभी जो भुजाएं हैं वो बाहर की तरफ हैं। देखो इनके जो कोण हैं वो सब कहाँ हैं, कोने शीर्ष जो वो कहाँ निकले हुए हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अगर अपन सिंपल रूप में पहचान करें तो सब बाहर निकले हुए हैं, यानी सब किस रूप में है, उत्तल रूप में है, कोई भी धसा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें देखो ये तो बाहर है लेकिन ये अंदर धसा हुआ है, और अंदर धसा हुआ इसका मतलब ये उत्तल नहीं है, कैसा है, अवतल है।
एक तो अपन इसे देख करके पहचान कर सकते हैं, दूसरा हम अंतःकोणों को देख सकते हैं। अगर अंतःकोणों का जो मान है, अंतःकोण अगर प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब कैसा है, प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 180 डिग्री से कम, इसका मतलब कैसा बहुभुज है, वो उत्तल बहुभुज है। और अगर एक भी कोण 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, एक भी कोण 180 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो कहलाता है अवतल बहुभुज। अब यहाँ पर ये 180 किससे कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 है कम है, लेकिन ये वाला जो कोण बन रहा है, देखो यहाँ पर अगर ये सीधा होता तो 180 डिग्री होता, लेकिन ये 180 से क्या चला गया है, ज़्यादा चला गया है। अगर एक भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब वो उत्तल बहुभुज नहीं है, कैसा है, अवतल बहुभुज हो जाता है। तो ये उत्तल और अवतल बहुभुज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। इसके आगे है अपने पास चतुर्भुज। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं वो हमने अभी पढ़ा है। चार भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज जो होता है, इसके अंदर क्या है कि चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे समलंब चतुर्भुज। इस प्रश्नावली में हमारे को समलंब चतुर्भुज के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो हम सिर्फ परिभाषा देख लेते हैं। चलो हम कुछ चतुर्भुज बनाते हैं। देखो, चतुर्भुज यानी कि जिसमें चार भुजाएं हो, वो कैसे भी हो सकता है। ये भी चतुर्भुज है क्योंकि इसमें भी चार भुजाएं हैं। ये भी क्या है, चतुर्भुज है, इसमें भी चार भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज के अंदर देखो भुजाओं के जो जोड़े बनते हैं, देखो यहाँ भुजाओं का एक जोड़ा है आमने सामने, इधर भुजाओं का क्या है, एक जोड़ा है, इधर इन भुजाओं का एक जोड़ा है और इधर इन भुजाओं का जोड़ा है, इधर इन भुजाओं का जोड़ा है और इधर इन भुजाओं का जोड़ा है। तो अगर सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा है वो एक ही जोड़ा समांतर हो, कितने जोड़े समांतर हो, एक जोड़ा। अब देखो ये भुजा जो है वो इसके समांतर है, लेकिन ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं हैं, क्योंकि इनको जब आगे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को काटती हैं, तो ये भुजाएं समांतर नहीं है। जब भुजाओं का एक ही जोड़ा समांतर होता है तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर भुजाओं का एक ही जोड़ा समांतर होता है उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अगला जो हमारे पास में आता है वो कौन सा है, सॉरी, अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखो ये एक चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जो होता है इसके अंदर भुजाओं के दोनों जोड़े, यानी ये भुजा जो है इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर। देखो इसके गुण याद रखें, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने के कोण बराबर, विकर्ण जो होते हैं, आमने सामने के जो बिंदु को मिलाते हैं, कोणों को मिलाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण जो हैं सॉरी, विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। यहाँ से कटा यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, और इधर से इसको काटती है यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख भुजाएं समांतर हो, सम्मुख कोण बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हों, समद्विभाजित करते हों, उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आगे हम पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज के बाद में हमारे को दे रखा है आयत। अब समांतर चतुर्भुज को अपन कैसे बनाया था, ऐसे और इस तरह से बनाया था। अब इसको अगर अपन सीधा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कोण जो है वो थोड़े टेढ़े हैं, देखो इधर ये थोड़ा झुका हुआ है और इधर ये भी झुका हुआ। अगर इसको हम सीधा कर देते हैं इस तरह से, बिल्कुल क्या कर दिया अभी अपन ने, सीधा, आकृति यही है, इसको अपन ने क्या कर दिया, सीधा कर दिया। तो अब ये यहाँ का जो कोण है वो कितना हो गया है, 90 डिग्री का समकोण हो गया। तो ये समांतर चतुर्भुज अब किस में बदल गया है, आयत में बदल गया है। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज में और आयत में क्या अंतर हुआ, अंतर इतना हुआ कि इसमें ये कोण जो है वो 90 डिग्री का हो गया है। तो गुण इसके जो गुण हैं वो सारे इसमें भी रहेंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, और
इसके अंदर जो प्रत्येक कोण है, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर है तो ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये 90 डिग्री है तो इसके ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण बोल सकते हैं चाहे एक कोण बोलें। तो आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, और विकिर्ण जो होंगे इसमें वो दोनों बराबर माप के होते हैं। तो ये हो जाता है अपना आयत। आयत के बाद में हम देखते हैं समचतुर्भुज। क्या देखेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में देखो नाम ही है सम यानी समान, चतुर्भुज यानी चारों भुजाएं। अब इसकी क्या होती हैं कि चारों जो भुजाएं होती हैं वो समान माप की होती हैं। ये चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो है तो ये भी समांतर चतुर्भुज। क्यों? आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज तो है ये। लेकिन इसमें सभी भुजाएं समान है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। और इसमें एक नई चीज़ क्या आ जाती है, जो विकिर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं, लेकिन परस्पर क्या होते हैं? लंब भी होते हैं। यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितनी डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो विकिर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब पर काटते हैं। ये हो जाता है अपना समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बाद में हमारा क्या है? वर्ग। अब जो समचतुर्भुज था उसको हमने कैसे बनाया था? चारों भुजाएं समान थी और उसको यूं थोड़ा सा टेढ़ा बनाया था। अब इसको बिल्कुल सीधा कर दो, इसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। सॉरी, चारों भुजाएं समान है। अब क्या हुआ? जैसे समांतर चतुर्भुज को अपन ने सीधा किया तो आयत बन गया, ऐसे ही समचतुर्भुज को अगर अपन सीधा कर देंगे तो 90 डिग्री के कोण पे एंगल पे ले आएंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग के अंदर समांतर चतुर्भुज के गुण भी है। समांतर चतुर्भुज की क्या क्या गुण है? आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने के कोण बराबर, और विकिर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये तो किसके गुण आ गए? समांतर चतुर्भुज के आ गए। इसके अंदर आयत के गुण भी हैं। क्यों? आयत का विशेष गुण क्या था कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। तो इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी क्या होगा? समकोण होगा। इसके अंदर समचतुर्भुज के गुण भी हैं। समचतुर्भुज का क्या गुण है? क्योंकि इसकी समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर कभी पूछ ले कि वर्ग के अंदर किस किस के गुण होते हैं, तो वर्ग के अंदर समांतर चतुर्भुज के भी गुण होते हैं, वर्ग के अंदर आयत के गुण भी होते हैं, और वर्ग के अंदर समचतुर्भुज के गुण भी होते हैं। ये था अपना वर्ग। और वर्ग के बाद में हम क्या पढ़ लेते हैं? पतंग के बारे में पढ़ लेते हैं। पतंग क्या होता है? पतंग देखो, ये भी एक चतुर्भुज ही है, और ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि ये चतुर्भुज है, इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो ऐसी जो आकृति होती है जिसमें आसन भुजाओं के युग्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उसे हम कहते हैं पतंग। ये जो आकृति बनी है वो क्या होती है? पतंग। इसमें लिख देते हैं इसको A, B, C और D। इसके जो विकिर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब पे काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? लंब पर। और ये वाला जो विकिर्ण है इस विकिर्ण को दो भागों में बांटता है। सिर्फ यही दो यही विकिर्ण है, इसके दो बराबर भाग होंगे, इस विकिर्ण के दो बराबर भाग नहीं होते हैं। तो क्या कहेंगे? एक विकिर्ण दूसरे विकिर्ण को समद्विभाजित करता है। पहले वालों में हम क्या कर रहे थे? विकिर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को, यानी दोनों एक दूसरे को आधा आधा काट रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एक विकिर्ण दूसरे विकिर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला विकिर्ण है इस विकिर्ण को समद्विभाजित करता है। साथ ही इसमें आमने सामने कोण बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि कोण B, ये वाला जो कोण है इसके बराबर होता है, लेकिन कोण A, ये वाला कोण इसके बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो इनको समझने के बाद में इस प्रश्नावली को समझना अपने लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। धन्यवाद।